वेलकम टू डिजिटल क्लास। अच्छा, लास्ट जो हमने पढ़ा था बायोनॉमिक नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी। आज जो हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं वो ये है कि रूल्स ऑफ बायोनॉमिक नोमेनक्लेचर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम नाम किन बेसिस पे देते हैं और उसके बाद ये होता है किन बेसिस पे देते हैं और वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं उसमें, और ये है कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे और उनको लिखते किस तरह। ठीक, तो फर्स्ट रूल आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट रूल ये हमारे पास ये आ जाता है कि फॉर नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम, कौन सी लैंग्वेज से लेंगे? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। ठीक, फॉर नेमिंग, फॉर साइंटिफिक नेमिंग द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। सेकंड हमारे पास आ जाता है, सेकंड ये आ जाता है कि ईच, उसके बाद ईच नेम हैज़ टू पार्ट्स। ठीक, जीनस ऑलवेज, जीनस नेम always followed by species name। Each name has two parts. Genus name is always followed by, genus name is always followed by the species name। मतलब फर्स्ट जो हम लिखेंगे वो जीनस का नाम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जब हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसैपियन, होमो एंड होमोसैपियन। ठीक हो गया, होमोसैपियन। तो इसमें क्या होगा, ये जो है ये आपका क्या है? जीनस नेम है, ये जीनस नेम है और ये क्या है? स्पीशी है। ठीक, जीनस नेम को कौन फॉलोड कर रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? स्पीशी नेम आ रही है। ठीक हो गया, सॉरी। थर्ड हमारे पास आ जाता है ईच नेम शुड बी यूनिक, ईच नेम शुड बी यूनिक। किस लिए यूनिक होना चाहिए? यूनिक का मतलब होता है मुख्तलिफ। जो हर नाम है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। किस लिए? बिकॉज सेम नेम cannot be used for naming two different organisms। अच्छा, फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो नाम होता है उसके लिए वर्ड्स हम कौन सी लैंग्वेज से लेते हैं? लैटिन लैंग्वेज से। सेकंड ये पढ़ा कि ईच वर्ड्स कंटेन टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकंड पार्ट इज स्पीशी। जीनस नेम इज ऑलवेज फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। फर्स्ट जीनस का नेम लिखेंगे, देन स्पीशी नेम लिखेंगे। थर्ड थर्ड ये था कि ईच नेम शुड बी यूनिक, हर नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। बिकॉज सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब इस वजह से डिफरेंट होना चाहिए कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का सेम नेम हो जाएगा तो वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक कंट्री में एक ऑर्गेनिज्म के एक नाम से जाना जाता है, दूसरे कंट्री में जब जाओगे तो उसी नाम से शायद दूसरा ऑर्गेनिज्म जाना जाता हो। जिस तरह आपको एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल मैं अपने पास से बता देता हूँ। लायन, अगर ये है कि लायन को हम अपने लिए किस लिए? शेर के लिए इस्तेमाल करते हैं, शेर। अगर दूसरे कंट्री में चले जाएं, फर्स्ट करें, अगर इसकी साइंटिफिक यूनिक नेम नहीं है, दूसरी कंट्री में मे बी टाइगर, टाइगर के लिए इस्तेमाल होता हो। ठीक, इस वजह से इन्होंने कहा कि यूनिक होना चाहिए ताकि उसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वो वाला नाम ना यूज हो। ये यूनिक हो गया। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, फर्स्ट part of name, first part of scientific name always begin
begin, always begin with capital letter. सेकंड आ जाएगा एंड सेकंड पार्ट begins with small letter. सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम begins with the capital letter while the second part that is species name starts with small letter. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्पीशी का नेम है। आपने वो भी पढ़ा है ना, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जीनस है और सेकंड पार्ट क्या है, स्पीशी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम दैट इज जीनस बिगिंस विद दिस कैपिटल लेटर। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जीनस का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। स्पीशी का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से। एस मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, ये रूल है। ठीक, फोर्थ आ जाता है, फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ आ जाता है, वाइल प्रिंटिंग scientific name is written is in italics. साइंटिफिक नेम को हम इटैलिक में लिखेंगे। ठीक, इटैलिक किस तरह, मतलब कंप्यूटर के अंदर आपको पता है जहाँ पे ये इधर साइड पे होता है बोल्ड वाला ऑप्शन होता है, बोल्ड के साथ एक आई लिखा होता है इस तरह करके। ठीक, उससे आप जब भी लिखते हो उस पर आप क्लिक करते हो तो आपकी सारा जो होता है ना वो इटैलिक्स में लिखना शुरू हो जाता है, टेढ़ा करके। मैं बता देता हूँ आपको किस तरह। बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है। इस तरह, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये एच इस तरह होना चाहिए ना, मैंने टेढ़ा करके लिखा हुआ है। तो जब आप इटैलिक्स में लिखते हैं तो इटैलिक्स का मतलब होता है ये आप थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हो इस तरह। जब कब, किस केस में, जब आप क्या कर रहे हो, जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो। ठीक, आप नाम को प्रिंट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तब आप इटैलिक्स में लिखोगे। ठीक, और हैंड रिटन का क्या है, वाइल हैंड राइटिंग, वाइल हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के दौरान आपने क्या करना है, बोथ पार्ट्स शुड बी, both parts should be underlined separately। जो दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों को आपने क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था। नेमिंग सिस्टम हमने पढ़ा कार्लस लिनियस का, उसकी सिग्निफिकेंस तो लास्ट लेक्चर में हो गई थी। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या था, रूल्स थे। रूल्स के लिए फर्स्ट रूल हमने पढ़ा, फॉर साइंटिफिक नेम वर्ड्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए हम हमेशा वर्ड्स को कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लैटिन लैंग्वेज। ठीक, सेकंड हमने पढ़ा ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, जीनस नेम इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। हर साइंटिफिक जो नेम है उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट जीनस है, सेकंड स्पीशी, और जीनस के बाद आएगा स्पीशी। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, जीनस होगा। थर्ड जो पढ़ा, ईच नेम शुड बी यूनिक बिकॉज सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब ईच साइंटिफिक नेम जो है, हर साइंटिफिक नेम दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। सेम नेम को यूज़ करके हम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को की नेमिंग नहीं कर सकते, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सेम नेम नहीं दे सकते। थर्ड जो हमने, फोर्थ जो हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर वाइल सेकंड पार्ट दैट इज स्पीशी बिगिंस विद द स्मॉल लेटर। ठीक, जो फर्स्ट पार्ट है नाम का, जो जीनस है, वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और जो जो सेकंड पार्ट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल स्मॉल। ठीक, नेक्स्ट, वाइल प्रिंटिंग
साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लिखेंगे। जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, जब आप कीबोर्ड पे लिख रहे हो, कंप्यूटर पे लिख रहे हो या टाइपराइटर पे लिख रहे हो, जब आप रिटन लिख रहे हो, मतलब किसी भी जरिए के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या टाइपराइटर के थ्रू या प्रिंटर के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप लिख रहे हो, तो तब आप किस में लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे। वाइल इन हैंड राइटिंग, जब आप हाथों से लिख रहे हो, तो देन आप किस में लिखोगे? देन बोथ पार्ट्स ऑफ द नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन। तब आप साइंटिफिक नेम को किस तरह शो करोगे? आप जो उसके दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों को क्या कर लोगे? सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे। ऐसे नहीं करना एक लाइन नहीं, दोनों के लिए सेपरेट लाइन लगानी है, ठीक। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, वाइल प्रिंटिंग साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक्स, वाइल हैंड राइटिंग साइंटिफिक नेम इज रिटन एज। आगे ऐसे नहीं होगा कि इटैलिक्स लिखा होगा, उधर लिखा होगा इटैलिक्स में इस तरह टेढ़ा करके लिखा होगा, वाइल प्रिंटिंग साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक्स में लिखा होगा, अंडरलाइन भी किया होगा, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी किया होगा, या सिंपल लिखा होगा। तो आपने देखना है किस में, प्रिंटिंग के केस में आप किस तरह लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे। हैंड राइटिंग के केस में दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है। ये तो हो गए रूल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रखना या महफूज करना। हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह महफूज कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट रीजन या डिफरेंट एरियाज की क्या बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, तो आपको आनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। वैरायटी ऑफ लाइफ मतलब कितने काइंड्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं किसी भी एरिया में। फॉरेस्ट में ले लें तो हम बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं कितनी टाइप्स के आपके पास आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई आ गया, मनेरा आ गया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म, कितनी टाइप्स के कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये चीज़ कौन डील करता है? बायोडाइवर्सिटी डील करती है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। ये कह रहे हैं कि किसी भी डिफरेंट एरियाज में आज के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, ऑर्गेनिज्म आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे कम हो रही है। डिफरेंट एरियाज की आल्सो वर्ल्ड, इसमें आ जाती है डिक्रीज वर्ल्ड या अर्थ की। ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक तरफ एक एरिया में डिक्रीज होगी तो अवर अर्थ में भी तो वो डिक्रीज आएगा ना, ठीक। तो ये क्या है? अर्थ की बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इस वजह से हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह? मतलब पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात को काटा जा रहा है। जब जंगल को काट देंगे तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, उस वजह से बहुत से प्लांट्स जो होते हैं, मेडिसिन प्लांट या दूसरे प्लांट्स, वो तबाह हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे मार जाते हैं। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ डे बाय डे कम हो रही है। इसकी बेसिस पे हम स्पीशी को क्लासिफाई करते हैं और तीन होती हैं हमारे पास। एन एक्सटिंक्ट स्पीशी आ जाती है, एक्सटिंक्ट द स्पीशी दैट लिव नोवेयर ऑन द अर्थ। द स्पीशी दैट no longer live on
अर्थ। ठीक, वो स्पीशी जो अब दुनिया पे नहीं रहती वो एक्सटिंक्ट होती है, जिस तरह डायनासोर्स। डायनासोर्स क्या है, दुनिया से खत्म हो चुके हैं, अब नहीं रहते। आपको कहीं कोई नजर आया है डायनासोर्स? कार्टून्स में या मूवीज में नजर आता है वो अलग बात है, लेकिन रियल में तो नहीं है ना, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या वो स्पीशी जो अर्थ पे नहीं रहती, पहले रहती थी लेकिन अब अर्थ से खत्म हो चुकी है, उसका लास्ट मेंबर भी खत्म हो गया है। स्पीशी कब एक्सटेंट होती है, जब उस स्पीशी का आखिरी मेंबर, एक भी मेंबर दुनिया पे ना बचे तो वो एक्सटेंट हो जाती है। तो इसका क्या हो गया है, इसके सारे मेंबर्स जो है मर गए, तो उसकी वजह से क्या होगी, एक्सटेंड हो गई है, ये अर्थ पे नहीं रहती। सेकंड आ जाती है इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर्ड, endangered, the species that is near to extinct, the species that is near to extinct, वो स्पीशी जो ख़त्म होने की कंगार पे है, मतलब ख़त्म हो जाएगी, कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगी, अगर उनकी कंजर्वेशन ना की गई, उनको बचाया ना गया तो वो स्पीशी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशी, मतलब वो ख़तरे में है। जैसे कि एग्जांपल ले लें पांडा की। अब पांडा पहले पूरी दुनिया पे होते थे, पांडे तो देखे ही होंगे आपने, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो सिर्फ चाइना में रहते हैं, वो इंडेंजर्ड स्पीशी है, वो ख़त्म होने वाली है। ठीक, दुनिया से ख़त्म होने वाली है, अभी ख़त्म हुई नहीं है, होने वाली है। जो स्पीशी ख़त्म हो गई है उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट, द स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव ऑन द अर्थ। आगे एक्सटेंट स्पीशी, द स्पीशी दैट इज नियर टू एक्सटेंट, जो एक्सटेंट होने वाली है उसको कहेंगे इंडेंजर्ड स्पीशी। और थर्ड आ जाती है हमारे पास थ्रेटेंड स्पीशी। थ्रेटेंड स्पीशी, द स्पीशी that may become extinct, that may become endangered in near future। वो स्पीशी जो फ्यूचर में एक्सटेंड हो जाएगी, फ्यूचर में जाके फ्यूचर में एक्सटेंड नहीं हो जाएगी, फ्यूचर में उसकी इस तरह हो जाएगी कि वो ख़त्म होने की कगार पे होगी, ख़त्म होने वाली होगी, उसको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। वो स्पीशी जो दुनिया से ख़त्म हो गई है वो क्या कहलाती है, एक्सटेंट स्पीशी। वो स्पीशी जो ख़त्म होने वाली है, ठीक, होने की कगार पे है, कुछ दूर है, ठीक, वो कहलाती है इंडेंजर्ड स्पीशी। और वो स्पीशी जिसकी उसी तरह अगर ऑर्गेनिज्म मरते रहे या उनकी किलिंग की जाती रही तो वो नेक्स्ट फ्यूचर में ये होगा कि वो ख़त्म होने वाली होगी, उसको कहा जाता है थ्रेटेंड स्पीशी। ये 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इनको बचाने के लिए हम कंजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन। स्टेप टेकन टू सेफ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटेंशन। वो स्टेप जो स्पीशीज़ को दुनिया से ख़त्म होने से बचाने के लिए किए जाते हैं वो कहलाते हैं कंजर्वेशन स्टेप्स, या उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशी कहते हैं। ठीक, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 लाइंस और भी बता दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने ये पढ़ा, जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, अर्थ के अंदर जो वैरायटी ऑफ लाइफ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कम हो रहे हैं या मर रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर में ऑयल शेल्स या आप प्लास्टिक मटीरियल जो आप यूज़ करते हो वाटर्स में, वो जब फिश खाती हैं तो दिन वो मर जाती हैं। इस तरह डाइवर्सिटी, डिफरेंट इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। इसकी बेसिस पे हमने जो स्पीशीज़ थी, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी एक्सटेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसा डायनासोर्स दैट नो लॉन्गर लिव ऑन दी अर्थ, ठीक। और सेकंड हमारे पास आ गया इंडेंजर्ड स्पीशी दैट इज नियर टू एक्सटेंट, जो ख़त्म होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, ठीक। जैसा पांडा की हमने जिसमें एग्जांपल ली कि वो इंडेंजर्ड स्पीशी है। नेक्स्ट,
थ्रेटन स्पीशी वो स्पीशी जिनकी अगर उसी तरह क्योर ना की गई, उनको बचाया ना गया, तो वो फ्यूचर में ख़त्म होने की कगार पे होंगे। वो फ्यूचर में उनकी इतनी पॉपुलेशन रह जाएगी कि वो ख़त्म होने वाले होंगे, तो उनको कहा जाता है थ्रेटन स्पीशी। कंजर्वेशन वो स्टेप होते हैं जिन स्टेप्स को लेके हम उस स्पीशी को तबाह होने से, मतलब एक्सटेंड होने से, दुनिया से ख़त्म होने से बचा सकते हैं। जैसे आप पांडा की बात करें, पांडा के लिए उन्होंने स्पेसिफिक जू बनाए हुए हैं, ठीक, स्पेसिफिक जू में उनको पाला जाता है। देन उनके लिए स्पेसिफिक खुराक तैयार की है, उनको मतलब बीमारियों से बचाया जाता है, बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाई जाती हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक, जिन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि उन ऑर्गेनिज्म को ख़त्म होने से बचाया जाता है, या उनको आर्टिफिशियल इस तरह का इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, या आप खुद जंगल लगा के देते हो उनको, जिसमें एक बड़ा सा एरिया होता है नेशनल पार्क का, जिसमें में आपको हंटिंग, कोई भी हंटिंग मतलब शिकार की इजाज़त नहीं होती, ठीक, उस जगह पे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को पाला जाता है। इस तरह के कुछ स्टेप्स लेते हैं। इन सब स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे नेक्स्ट जो आगे स्टेप लेंगे या इसको डिटेल में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।